जवाब दीजिएगा। चलिए, कल वेद पढ़े थे ना आपको? जी। बताइएगा वेदांत कितने हैं? 6। वेद 4। पुराण उपनिषद महाकाव्य 2। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद के पाठकर्ता को क्या प्रजापति। वेरी गुड। अथर्ववेद का एक उपवेद है, कौन सा? कौन सा वेद? शिल्पवेद के पाठकर्ता को क्या कहा गया है? क्लियर है? आज हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक और नीचे लिखे। अच्छा कोई बात नहीं, अब ठीक है। ब्लैक प्लस रेड कुछ नहीं पता चलेगा, व्हाइट लेना। सब अभी आप लोगों को नहीं बोलना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब जो हम लोग शुरू कर रहे हैं ना, वो वैदिक सभ्यता है। आपने इतिहास को प्रारंभ से शुरू करा था, यानी आप पढ़े पाषाण काल, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका जो अवधि था वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य था। अब जो सभ्यता आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता, जो कि 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक चला है। सवाल ये है कि सर 1750 में जब खत्म हुआ सिंधु घाटी सभ्यता और ये शुरू हो रहा है 1500 ईसा पूर्व में, तो 250 साल 200 साल का गैप कहाँ चला गया? तो देखिए, आप देखिए बहुत अच्छा उदाहरण आया है कोरोना काल, उससे आप समझ जाइएगा। एक वैक्यूम ईयर होता है, वैक्यूम ईयर, ठीक है ना? जब किसी सभ्यता के बीच में गैप हो जाता है ना, तो उसको वैक्यूम ईयर बोला जाता है। तो जो 150-200 सालों का जो गैप हुआ ना, उसको वैक्यूम ईयर बोला जाता है। समझ पा रहे हैं? जैसे कोरोना 2020 में आया और 2020 से लेके 2021 तक बहुत सारे काम नहीं हो पाए, बहुतों का शादियों भी नहीं हो पाया, सेट का शादी नहीं हुआ था, बहुत सारे काम नहीं हुआ था, तो उस समय लॉकडाउन हो गया था। तो वो एक वैक्यूम ईयर है, समझ पा रहे हैं? उसमें बहुत सारे चीजों का एक्सटेंशन हुआ है, अवधि बढ़ाया गया है। तो उसी प्रकार से 200 सालों का वैक्यूम हुआ था। उसके बाद एक सभ्यता आई, जिसको कौन सा सभ्यता कहा गया? वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वैदिक, एक ऋग्वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक सभ्यता जिसकी अवधि 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक रहा है, ठीक है? और दूसरा है उत्तर वैदिक का, उत्तर वैदिक काल, जिसकी अवधि रही है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। वैदिक सभ्यता की अगर आपसे सवाल पूछे कि वैदिक सभ्यता की अवधि कितनी रही है? 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि ऋग्वैदिक सभ्यता की अवधि कितनी रही है, तो और उत्तर वैदिक का कितना रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को पढ़ना है सिलसिलेवार से और आराम से पढ़ना है, आपको पीडीएफ मिल जाए। क्लियर है? तो चलिए हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले देखते हैं ऋग्वैदिक का, ठीक है? ऋग्वैदिक काल ऋग्वेद में होगा सर? हाँ, पानी नहीं है, पानी कोई बात नहीं, मिट जाएगा इससे। आइए देखते हैं, यहाँ से दिख रहा है ना? ऋग्वैदिक काल, यह ऋग्वैदिक सभ्यता ही बोल सकते हैं, जिसकी अवधि रही है 1500 बीसी से 1000 बीसी, ठीक है? ऋग्वैदिक काल की अवधि 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक रहा है। अब ऋग्वैदिक काल में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, क्या क्या वहां का जीवन था, किस टाइप के लोग समाज था, सब के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो देखिए, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ था, आर्यों का आगमन हुआ था। एक इतिहासकार हुआ मैक्स मूलर, एक इतिहासकार है मैक्स मूलर।
इन्होंने कहा कि आर्य जो है ना, ये जो आर्य हैं ये आए थे मध्य एशिया से। कहाँ से? मध्य एशिया। मध्य एशिया समझते हैं? एशिया के बीचों बीच। हाँ, एशिया के बीचों बीच, जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में कैस्पियन सागर तक है, उत्तर में रूस से लेकर दक्षिण में कहाँ तक जा सकते हैं, कजाकिस्तान वगैरह जो उसका सोवियत संघ का एरिया है वहां तक। ठीक है, पाकिस्तान बोले सर। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान जितना भी है ना वो मिडिल ईस्ट में आते हैं, मध्य एशिया में आते हैं। ठीक है ना। आर्य लोग जब भारत में आए, इनका क्या हुआ, भारत में आगमन हुआ। इनका आगमन हुआ तो सैंधव सप्त प्रदेश, सैंधव सप्त प्रदेश का अर्थ यह है 7 नदियों वाला प्रदेश, जो कि हरियाणा और पंजाब और हरियाणा। अच्छा कोई बात नहीं, कट रहा है तो ठीक हो जाएगा। भारत में आगमन कहाँ हुआ? सैंधव प्रदेश में। ठीक है ना, सैंधव सप्त प्रदेश में, जो पंजाब और हरियाणा को कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है। आर्य आए कहाँ से? मध्य एशिया से। कहाँ बसे प्रारंभ में? पंजाब और हरियाणा। कहाँ बसे? आर्य लोग जब भारत आए तो वो संस्कृत बोला करते थे। इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत। भाषा थी इनकी कैसी? संस्कृत। तो जो संस्कृत बोलता था वो आर्य हुए, और जो संस्कृत नहीं बोलते थे वो अनार्य हुए। अनार्य का मतलब वैसे भारतीय जो संस्कृत नहीं बोलते थे वो आर्य में गिनती नहीं होते थे, यानी उनको निम्न कोटि का समझा जाता था। क्लियर है। इनका जो समाज था वो पितृ प्रधान था। कैसा था? पितृ प्रधान, यानी पिता प्रधान समाज था इनका। सिंधु घाटी की सभ्यता का समाज कैसा था? मातृ प्रधान। यहाँ पर क्या हो गया समाज? पितृ प्रधान। इनके द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण था। भारत में जो पहली सभ्यता आपने पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता, वो कैसी थी? शहरी। और ये कैसी है? ग्रामीण सभ्यता। इसकी सभ्यता कैसी है? ग्रामीण। इनका मुख्य पेशा पशुपालन था। क्या था? पशुपालन और गौण पेशा। आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा कि मुख्य पेशा कौन था और गौण पेशा कौन था। ठीक है ना। गौण पेशा क्या था? कृषि। गौण मतलब समझते हैं? छुपा हुआ बिजनेस। ठीक है। छुपा का मतलब आप जैसे जो किसान होते हैं तो वो उनका जैसे 5 एकड़ जमीन है तो वो खेती कर रहे हैं। ठीक है, 5 एकड़ में वो खेती कर रहे हैं तो अपना एक मोटा इनकम के लिए बकरी पालन भी कर लेते हैं। 5 गो खसी रख लिए, 5 गो बकरी रख लिए, तो वो खसी उनका मुख्य पेशा नहीं है, वो गौण पेशा है। ठीक है, मुख्य पेशा क्या है? खेती करना। लेकिन गौण पेशा क्या हो जाता है? बकरी पालन। ठीक उसी प्रकार से आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था और गौण पेशा क्या था? बात समझ में आ गई? आइए देखते हैं। इनका जो समाज था ना, जो समाज का प्रशासनिक इकाई था, इनका जो प्रशासनिक इकाई था वो जन, कुल, विष, यहाँ से शुरू करते हैं। कुल, विष, जन तथा राष्ट्र में बटा हुआ था। ठीक है। प्रशासनिक इकाई होती है, जैसे आपके यहाँ कैसे है? जिला है, उसके बाद प्रखंड है, उसके बाद जिला है, उसके बाद राज्य है, उसके बाद देश है। ठीक उसी प्रकार से प्रशासनिक इकाई था, हर एक जगह बटा हुआ था। इसके बाद क्या है आप देखिएगा कि इस आर्य लोग में जो युद्ध होता था ना, आर्य लोग में युद्ध हमेशा गाय के लिए होता था। युद्ध किसके लिए होता था? गाय के लिए। और अभी युद्ध किस लिए होता है? जमीन जायदाद के लिए। लेकिन आर्यों में यानी ऋग्वैदिक काल में जो युद्ध हुआ करता था वो किस लिए होता था? गाय के लिए।
तो गाय का जो रखवाला होता था या गाय भुला जाने पर जो खोज करता था उसी को राजा नियुक्त किया जाता था। तो राजा कौन बनता था? गाय की खोज करने वाला, गाय को जो खोज दे, गाय का खोज करने वाला, ठीक है, या गाय की रक्षा करने वाला, ठीक है। जो गाय की रक्षा करे और जो गाय भुला जाने पे खोज दे वही उस समय का राजा होता था। और उस समय युद्ध किस लिए होता था? गाय के लिए। यानी वहां पे वैसे व्यक्ति को संपन्न समझा जाता था जिनके पास अधिक संख्या में गाय हो, और अभी जिनके पास ज्यादा स्कॉर्पियो बोलेरो, यही बात है ना। अभी जिनके पास धन संपत्ति ज्यादा है वो ज्यादा पैसा वाला है, धन संपत्ति वाला है। और उस समय क्या था? जिनके पास ज्यादा गाय होगा वो राजा। उन लोग चुरा करते थे कि अगर मेरा गाय भूल जाए या गाय पर आपत्ति आ जाए, जो उसकी रक्षा कर देगा वही मेरा राजा है। और इस युद्ध शब्द के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन सा शब्द? गविष्टि शब्द का मतलब होता है युद्ध, ठीक है ना। और युद्ध किसके लिए होता था? गाय को अधन्या कहा गया। इधर दिख रहा है इसमें, गाय को क्या कहा गया? अधन्या। गाय को अधन्या कहा गया, अधन्या कहा गया। अधन्या का मतलब होता है न मारे जाने वाला पशु। अब देखिए पूरा खेला हो रहा है गाय पर, लेकिन आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था, ठीक है। प्रिय पशु कौन था? इनका प्रिय देवता भी कोई होगा। इनका प्रिय देवता कौन थे? इंद्र जी, जो युद्ध के नेता हैं, वर्षा के देवता हैं। बात समझ में आ रही है? इंद्र लोक में जब युद्ध करना होता था तो उनका लीडरशिप कौन करते थे? भले मार खा के आ जाए वो अलग बात, ठीक है। अब जब आर्य भारत में पूर्ण रूप से आ गए थे तो भारत मध्य एशिया से आए थे। आप थोड़ा सा डायग्राम देख लेंगे भारत का, यहाँ पे दिख रहा है इधर थोड़ा सा एक डायग्राम देख लीजिए आप भारत का। हाँ वो पढ़ेंगे हम लोग आगे। ये भारत का छोटा मोटा नक्शा देख लीजिए आप, ठीक है। आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, यहाँ से आए थे आर्य लोग, ठीक है। तो पहले आए तो कहाँ आए? उत्तर भारत में। ये उत्तर भारत का एरिया और ये दक्षिण भारत। ये कौन सा है? उत्तर भारत, और ये दक्षिण। तो जब आर्य लोग आए तो भारत में आर्यीकरण किए। क्या किए? आर्यीकरण। आर्यीकरण समझते हैं? मैंने सबको आर्य बनाने की कोशिश करने लगे, ठीक है। आर्य बनाने लगे तो सबसे पहले आए यहाँ पर दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में एक व्यक्ति आए जिनका नाम है अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि। तो दक्षिण भारत में आर्यीकरण का जिम्मेवारी किनको दिया गया? अगस्त ऋषि को। बहुत बार पूछा गया सवाल है कि दक्षिण भारत में आर्य का प्रचार किसने किया था? अगस्त ऋषि। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर भारत में जिम्मेवारी मिला, एक नाम है राजा विदेह। इनके बारे में आगे क्लास में पढ़ेंगे। राजा विदेह के पुरोहित थे। पुरोहित मतलब समझते हैं? पंडित जी। आपके पुरोहित कोई होंगे ना, तो पंडित जी होंगे जो पूजा कराते होंगे। तो राजा विदेह के पुरोहित थे गौतम राहुगढ़। तो गौतम राहुगढ़ राजा विदेह के पुरोहित थे, जिनको जिम्मेवारी मिला उत्तर भारत में आर्य का प्रचार प्रसार करने के लिए, आर्यीकरण करने के लिए, ठीक है। जब ये आगे बढ़े तो यहाँ जब पहुंचे तो यहाँ गंडक नदी है, ठीक है। यहाँ कौन सी नदी है? गंडक नदी, जिसका प्राचीन नाम सदानीरा है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो गंडक नदी को गौतम जी पार नहीं कर पाए, जिसके कारण से ये पटना में नहीं पहुंच पाए। हाँ, नहीं पहुंच पाए। बात समझ में आ रही है? वो गंडक नदी को नहीं पार कर पाया, और नहीं पार कर पाए जिसके कारण से कहाँ नहीं पहुंच पाया? पाटलिपुत्र। इसलिए मेरे भाई पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कहा गया। पाटलिपुत्र को क्या कहा गया? अछूतों की
अछूतों की भूमि किसे कहा गया? पटना को। और पटना में गंगा नदी भी है, तो उस गंगा नदी को अपवित्र कहा गया। गंगा नदी को क्या कहा गया? अपवित्र। जबकि सब जगह का गंगा नदी का पानी क्या है? पवित्र है। लेकिन ये चूंकि यहाँ पे नहीं आ पाए, तो इन्होंने पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कहा और गंगा नदी को अपवित्र कहा। क्या कहा? अपवित्र कहा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखिए, आर्य लोग में जो महिलाएं होती थी ना, वह यज्ञ में भाग ले सकती थी। यज्ञ माने जग समझते हैं? यज्ञ में भाग लेने का परमिशन इनको था। क्लियर है? आर्य लोग जिस राजा को चुनते थे, वैसे व्यक्ति जो गाय की रक्षा करते थे, गाय की खोज करते थे, उन्हें राजा नियुक्त करते थे। तो राजा किसी भी बात को लेकर जब सलाह लेता था, तो उसके लिए 3 प्रकार के संगठन बनाए गए थे। ठीक है? कितने प्रकार के संगठन? 3 प्रकार। संगठन कितने थे? 3 संगठन। कितने थे? 3। सभा, दूसरा समिति और तीसरा विधेय। ठीक है? 3 प्रकार के क्या था? समिति था, संगठन था, जिससे राजा क्या करता था? एडवाइस लेता था, सलाह लेता था। तो सभा वैसे लोगों के लिए था जो श्रेष्ठ हुआ करते थे। ठीक है ना? श्रेष्ठ लोग किस में बैठते थे? सभा में। जो निम्न लोग थे वो कहाँ बैठते थे? समिति में। बात समझ में आ रही है? श्रेष्ठ लोग कहाँ बैठते थे? सभा में। और समिति में कौन बैठता था? निम्न लोग। और विधेय में महिलाएं जाती थी। विधेय संगठन का नाम है। ठीक है ना? संगठन है। जैसे झारखंड लोक सेवा आयोग एक संगठन, बहुत प्रकार के संगठन है, उसी में एक संगठन है विधेय, जहाँ पे कौन जाता था? महिलाएं। विधेय में महिलाएं जाते थे। सभा का जो उल्लेख किया गया है ऋग्वैदिक काल में, वो कितने बार किया गया है? 8 बार। समिति का उल्लेख किया गया है 9 बार और विधेय का उल्लेख किया गया है 122 बार। उल्लेख मतलब इतना बार हुआ है? हाँ, इतना बार चर्चा किया गया है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? इधर दिखता है? हाँ, अभी नहीं जा रहा है, डाल देते हैं, क्यों परेशान होते हैं? कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, हम आते हैं तो अभी नहीं जा पा रहा है। ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, अब देखिए, आर्य लोग में जो महिलाओं की स्थिति थी, यानी बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा। सती प्रथा। पर्दा प्रथा भी, सती प्रथा में हम लोग नहीं है। ठीक है? सती प्रथा बाद की चीज है, ये पर्दा प्रथा था। पहले सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिला है। ठीक है ना? ये सिंधु घाटी सभ्यता में हल्का फुल्का मिला था, जिसके प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है, इसलिए उसको नहीं कर सकते हैं। तो बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन क्या था? यानी वैदिक काल में पर्दा प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। जो महिलाएं विधवा हो जाती थी, वो अपने देवर के साथ विवाह कर सकती थी। ठीक है? अपने देवर के साथ विवाह कर सकती थी, और यह प्रचलन आज भी है, कहीं कहीं ऐसा होता है। यहाँ तक क्लियर है? जो महिलाएं, इधर दिख रहा है इसमें, जो महिलाएं जीवन भर अविवाहित रहती थी ना, जीवन भर अविवाहित, जो कभी शादी ना करे, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था? अमाजु। ठीक है? क्या कहा जाता था? अमाजु। यहाँ तक क्लियर है? ऊपर लौटा दे। हाँ, जीवन भर अविवाहित रहने वाले महिलाओं को क्या कहा जाता था? क्लियर है? इनका जो पेय पदार्थ था ना, वो कौन सा था? सोमरस। सोम देवता भी है जो वनस्पति के देवता, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है? वनस्पति क्या होता है?
ठीक है। प्रिय पेय पदार्थ क्या था? आर्य लोग मनोरंजन के लिए घोड़ा दौड़, रथ दौड़, मुर्गा लड़ाई भी करते थे और संगीत सुना करते थे। भारतीय इतिहास में भारत का संगीत का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो ये लोग भी मनोरंजन के लिए संगीत का प्रयोग करते थे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है? इनके परिवार का मुखिया पिता होते थे। परिवार का कोई मुखिया होता है ना, अभी भी तो आपके यहाँ घर में कोई मुखिया होंगे ना, तो पिताजी हुआ करते थे। कौन होते थे? पिताजी। ये समाज किस टाइप का है? पितृ प्रधान है, यानी पिताजी वाला है। यानी आपके नाम के पहले किसका नाम लिखाएगा? पिताजी का, तो वो पितृ प्रधान हो गया। परिवार के मुखिया पिता होते थे, जिन्हें कुलप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुलप कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? वेरी गुड। अब आप देखिए, इस समय इनका प्रमुख पेशा क्या था? पशुपालन। और गौण पेशा क्या था? तो इन लोग कुछ तो सामान खरीदते होंगे ना, तो खरीदने के लिए उस समय तो मुद्राएं चलती नहीं थी, मुद्रा थी नहीं, तो इनका जो लेन देन वाला प्रक्रिया था ना, लेन देन वाला प्रक्रिया था, वो वस्तु विनिमय था। वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब समझते हैं आप लोग? एक वस्तु देंगे और दूसरा वस्तु क्लियर है? लेन देन का मतलब हो गया कि वस्तु, एक वस्तु दिए, गेहूं दिए तो चावल लिए, चावल दिए तो गेहूं लिए। उसमें मुद्राएं नहीं के बराबर चलती थी। यहाँ तक क्लियर है? सिंधु में पैसा था? हाँ, सिंधु घाटी में पैसा वहाँ पे चलता था ना, बताया था ना, मुद्रा ये मिट्टी का बना हुआ करता था। मिट्टी का था। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है? यहाँ तक कोई परेशानी है? चलिए एक बार रिवाइज करते हैं और एक बार याद करने का यही क्लास में कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। ऋग्वैदिक काल का अवधि कितना है? आर्य का आगमन कहाँ से हुआ है? किस इतिहासकार ने बताया? भारत में जब आगमन हुआ तो कहाँ पर आए लोग? भाषा कैसी थी? समाज कैसा था? इनके द्वारा विकसित सभ्यता, मुख्य पेशा, गौण पेशा, प्रशासनिक इकाई। युद्ध किस लिए होता था? और राजा, किस प्रकार के राजा को चुनाव किया जाता था? उत्तर भारत में आर्य का प्रचार या आर्यीकरण किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा? गौतम राहुगढ़ के द्वारा उत्तर भारत में किया गया था। और दक्षिण भारत में किसके द्वारा? अगस्त्य ऋषि के द्वारा। जो राजा होता था उसको सलाह देने के लिए कितने प्रकार के संगठन थे? कौन कौन? सभा में किस प्रकार के लोग बैठते थे? श्रेष्ठ लोग। किस प्रकार के लोग? श्रेष्ठ लोग। कितनी बार चर्चा है इसका? 8 बार। समिति में कितनी बार चर्चा? विधेय में। ऋग्वैदिक काल में यज्ञों में महिलाओं को जाने दिया जाता था या नहीं? जाने दिया जाता था। ऋग्वैदिक काल में जो गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया वो किस लिए किया गया? किस लिए? गाय के लिए। लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? युद्ध। क्या होता है? गाय को क्या कहा गया है? धन्य। क्या कहा गया है? इसका प्रिय पशु क्या है? प्रिय देवता। यहाँ पे लेन देन किस वस्तु? बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन था। विधवा जो औरतें होती थी वो दोबारा शादी करती थी। किसके साथ? जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजु। इनका प्रिय पेय पदार्थ क्या था? मनोरंजन के लिए क्या करते थे? क्लियर है? ऋग्वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण घटना घटा है। यहाँ दिख रहा है? महत्वपूर्ण घटना घटा है कि एक धातु का खोज हुआ। एक धातु का खोज
जिसका नाम है लोहा। अरे तांबा का खोज तो सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था ना। पूरे इतिहास में सबसे पहले खोजी गई धातु तांबा है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा खोजा गया। परंतु लोहा की खोज किसके द्वारा किया गया? ऋग्वैदिक काल के द्वारा। ऋग्वैदिक सभ्यता में यानी वैदिक सभ्यता में। हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार के सवाल है। हमने कहा कि खोज हुई है, न कि प्रयोग हुई है। क्लियर है? खोज हुआ है, प्रयोग नहीं हुआ है। लोहा का खोज ऋग्वैदिक काल में, और ऋग्वैदिक काल की अवधि। क्लियर है? आर्य लोग नमक और मछली का सेवन नहीं करते। आर्य लोग, यहाँ दिख रहा ऊपर, आर्य लोग नमक और मछली का सेवन नहीं करते थे। मछली और नमक क्या करते थे? उनका प्रयोग नहीं करते थे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी बात, और यहीं पे याद भी हो गया होगा। चलिए एक बार पूछते हैं, आप सिर्फ बोर्ड पे कंसंट्रेट करिएगा, हम पूछ रहे हैं सब। ठीक है? वैदिक काल हिस्टोरिक पीरियड का है। हाँ, वैदिक काल हिस्टोरिक पीरियड। हाँ, अब प्राचीन इतिहास आपका शुरू है। ठीक है, चलिए बताइएगा, आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ है? मध्य से। भारत में आए तो कहाँ बसे? आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत। उनके द्वारा विकसित सभ्यता कैसा था? ग्रामीण। उनका मुख्य पेशा क्या था? उनका गौण पेशा क्या था? उनकी प्रशासनिक इकाई कौन थी? युद्ध किस लिए होता था? युद्ध के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन था। विधवा महिलाएं किसके साथ शादी करती थी? जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं। उत्तर भारत में जो आर्य का प्रचार हुआ वो किसके द्वारा किया गया? गौतम राहुगढ़ के द्वारा। और दक्षिण भारत में किसके द्वारा? अछूतों की भूमि किसे कहा गया? पटना की गंगा नदी को क्या कहा गया? अपवित्र कहा गया। राजा को सलाह देने के लिए कितने प्रकार के सभा? कौन कौन? सभा श्रेष्ठ लोगों का था, जिसमें कितने लोग बैठे? समिति कितनी बार चर्चा है? विधेयक कितनी बार चर्चा? आर्य लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे? इनका प्रमुख पेय पदार्थ क्या था? इनका प्रिय देवता कौन थे? और इनके प्रिय पशु कौन था? ऋग्वैदिक काल में आर्यों द्वारा खोजा गया प्रमुख धातु कौन है? लोहा को श्याम अयस कहा गया। क्या कहा गया? श्याम अयस। श्याम अयस। और तांबा को लोहित अयस। क्या कहा गया तांबा को? क्लियर है? तांबा को क्या कहा गया? यहाँ तक किन्हीं को परेशानी है? इसके, हाँ बोलिए। हाँ, अयस, अयस बोलते थे। अयस तो अब बोलते हैं ना, अयस बोलते थे। श्याम अयस, लोहित अयस। श्याम अयस लोहा को और लोहित अयस तांबा को। तो पता चला कि लोहित अयस में लोहे मार दिया, ऐसा ना करिएगा, जस्ट उल्टा है। श्याम अयस लोहा का कहा गया और लोहित अयस तांबा का। यहाँ तक क्लियर है? अब कुछ महत्वपूर्ण दर्शन हुए हैं जिसके कुछ प्रवर्तक हैं। अब दर्शन और प्रवर्तक समझते हैं आप? नहीं। दर्शन और प्रवर्तक नहीं समझते? दर्शन का मतलब होता है फिलोसफर। फिलोसफी समझते हैं? इंग्लिश वर्ड में फिलोसफर बोलते हैं। दर्शन का मतलब होता है, बहुत प्रकार के दर्शन होते हैं। उदाहरण तो बता रहे हैं कि फिलोसफर जो होते हैं ना, बहुत प्रकार के दर्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहीं झरना देखने गए तो झरना दर्शन हो गया। अनेक प्रकार के दर्शन होते हैं ना। उस दर्शन का कुछ प्रोप्राइटर होते हैं। प्रोप्राइटर मतलब उसको प्रचार करने वाले, उसको प्रवृत्त करने वाले, उसको आगे बढ़ाने वाले। फिलोसफर को आगे बढ़ाने वाले को प्रवर्तक बोलते हैं हिंदी में। तो आपसे सीधा